तो प्यारे बच्चों, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव से पूरे नंबर चाहिए तो इस मॉडल पेपर वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज मैं वैसे ही प्रश्न कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 23/50, 39/243, 25/1600, 13/625। तो वह होगा 39/243। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा? तो क्योंकि 39/243 है, तो इसके नीचे वाला जो संख्या दिया हुआ है उसमें अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय या अपरिमेय। तो हमेशा अपरिमेय होगा। अब देखिए ये कैसे होता है। अशून्य का मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर, तो मान लीजिए परिमेय संख्या मान लेते हैं 2 हो गया, और अपरिमेय संख्या √3। अब कह रहा है इसका गुणनफल, तो आएगा 2√3। तो इस प्रकार से 2√3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.777 डॉट डॉट दिया हुआ है, कह रहा है इसका निम्न में से मान कौन होगा? तो 0.777 ऐसा दिया हुआ है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 0.7 पर बार। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 7 जितना बार होता है बाटा दे करके उतना 9 लिखते हैं। तो इस प्रकार से 7/9 वो होगा। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले कहा है कि एक मीनार, जब भी मीनार कहेगा तो एक खड़ी लाइन खींचेंगे, यह मीनार को संकेत कर रहा है। फिर कह रहा है मीनार के पास से 10 मीटर दूर स्थित, तो यहाँ से 10 मीटर दूर स्थित एक बिंदु हो गया, और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह दिया हुआ है 60 डिग्री, और मीनार के पाद से इस बिंदु तक की दूरी जो है वह दिया हुआ है 10 मीटर। तो हमसे पूछा हुआ है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में पी और बी का संबंध जो है बतलाता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। अब यहाँ पे थीटा के जगह पर दिया है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर P। P का मतलब कि ये लंब, लंब मतलब ऊंचाई, यह h, तो h बटा में B के जगह पर लिखेंगे 10 मीटर, तो 10 मीटर हो गया यहाँ पे। या tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h/10 मीटर। तो इसलिए h बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3 हो जाएगा, और मीटर है तो मीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। तो साथ ही कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताएं कि क्या होगा। तो देखिए छड़ की लंबाई, तो छड़ की लंबाई कह रहा है, तो यह छड़ मान लीजिए कि छड़ जब भी कहेगा तो एक खड़ी लाइन खींच देंगे। फिर कह रहा है छाया कभी भी बनता है तो नीचे बनता है, तो ये छाया हो गया। अब कह रहा है कि छड़ की लंबाई दिया हुआ है 1, और इसकी छाया की लंबाई जो है वह दिया है √3। तो पूछा हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा यहाँ पे बनता है, यानी थीटा का वैल्यू पूछा है कि कितना होगा। तो अब बताएं कि P और B का रिलेशन कौन बतलाता है? तो tan थीटा। tan थीटा बराबर P/B, या tan थीटा बराबर P के जगह पर लिखेंगे 1 और B के जगह पर लिखेंगे √3। अब बताएं tan थीटा ज्यों का त्यों लिखेंगे। और बताइए कि tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब देखिए tan से tan खत्म हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो जवाब होगा वह होगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं कि क्या होगा। देखिए वृक्ष की ऊंचाई कहा है,
तो जब भी वृक्ष की ऊंचाई कहता है तो ये वृक्ष हो गया, खड़ी एक लाइन खींच देंगे तो। फिर कह रहा है कि इसकी छाया से √3 गुना है, यानी वृक्ष की जो ऊंचाई है छाया से √3 गुना है। तो अगर छाया मांग लेते हैं 1 है तो इसकी ऊंचाई हो जाएगा √3। तो पूछा हुआ है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताएं कि क्या होगा। हमने उन्नयन कोण को थीटा से यहाँ पे सूचित कर दिया। अब देखिए P और B का रिलेशन कौन बतलाता है, तो tan थीटा। tan थीटा बराबर हो गया P/B, या tan थीटा बराबर P का वैल्यू देखिए कितना है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। B का वैल्यू कितना है A, या tan थीटा बराबर, ये बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो tan में हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। अब देखिए ये tan से tan खत्म हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से आपके प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि π/3 क्या है। तो हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या भागा परिमेय संख्या बराबर होता है अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि p एक अभाज्य है तो √p क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होता है कभी भी पूर्ण नहीं निकलता है। तो जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो बताइए p है तो इसका वर्गमूल √p, तो √p हो गया तो यह क्या होगा, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी की प्लस आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए जब भी a बराबर बी की प्लस आर हो तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है आर का मान, लेकिन आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है। अब देखिए कि यह जो ऑप्शन आया है ये किस में है। तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यह बी में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है। देखिए सी में देखिए 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। यदि कोण एसी बी बराबर 45 डिग्री तथा बीसी बराबर 5 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई होगी। अब चलिए इस क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले कह रहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। अब देखिए ए बी हमने यहाँ पे दीवार बनाया, फिर कह रहा है कि जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, तो यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे, तब तो इसका निचला सिरा जो होगा जमीन से टच करेगा। फिर देखिए कह रहा है कि एक सी बिंदु है यहाँ पे, जो एसी एक सी बिंदु पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, यानी ये जो है सीढ़ी को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए कह रहा है कि सी बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ए सी बी यानी ये वाला कह रहा है कि 45 डिग्री का हो और कहा है कि बीसी जो है वह है 5 मीटर, तो बताएं कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी इसकी लंबाई पूछा हुआ है कि क्या होगी सीढ़ी की। ये आपका क्या है, सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई पूछा हुआ है क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और नीचे वाला जो ये भुजा है इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब बताइए कि त्रिकोणमिति में कर्ण और आधार के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है। तो बी और एच का संबंध जो है cos थीटा के साथ बनता है। अब बताइए बी का वैल्यू कितना दिया है 5, एच का वैल्यू कितना दिया है
तो यही तो हमें निकालना है सीढ़ी की लंबाई। तो हमने यहाँ पे सीधे सीढ़ी लिख दिया ताकि आप समझ पाए। फिर बराबर कॉस है तो कॉस, और देखिए थीटा, थीटा की जगह पर कितना होगा 45 डिग्री, या 5 बटा सीढ़ी को किससे निरूपित किया गया है AC से, तो यहाँ पे AC लिख देता हूं। उसके बाद से cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC में 1 से गुना करेंगे तो AC होगा, बराबर में 5 से √2 से गुना करेंगे 5√2 होगा। तो इस प्रकार से बतलाइए, AC को ही तो सीढ़ी का है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी 5√2 मीटर। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। तो पहले कह रहा है बिजली के खंभे से, बिजली का खंभा हमने यहाँ पे बना दिया। फिर कह रहा है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी, ये खंभा है, इसके पाद से एक यह बिंदु है, इसकी दूरी जो है वह है 25 मीटर। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई बताए, ये खंभे की ऊंचाई है। सबसे पहले कह रहा है कि वह जो व्यक्ति है बिजली के खंभा के शिखर से, तो शिखर तो इसको कहेंगे, यहां से देखता है इस बिंदु को। तो यहाँ पर अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण जो है वह बन रहा है कितना 60 डिग्री का। हम जानते हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 60 डिग्री। अब बताइए कि ये बिजली के खंभा के पाद से यहाँ पर जो बिंदु है इसके बीच की दूरी 25 मीटर है। आपसे पूछा हुआ है कि खंभा की ऊंचाई बतलाएं कि क्या होगा। तो अब देखिए, तो ये उन्नयन कोण आपको पता चल गया कि कितना है 60 डिग्री। अब P और B का संबंध कौन बतलाता है tan थीटा। तो इस प्रकार से tan थीटा बराबर P/B, या tan थीटा के जगह पर आप कितने लिखेंगे तो 60 डिग्री, बराबर P के जगह पर आपने लिखा 1 और B के जगह पर 25। अब आप बतलाएं tan 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3। यहाँ पर h जो करते हुए लिखे, ये 25 है तो 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अपने से करेंगे, यहाँ पर 1 हमने दे दिया और तिरछा तिरछी गुना करें, तो h में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 25 में √3 से गुना करेंगे तो 25√3। तो इस प्रकार से हमने यह h जो माना है वह खंभा की जो है बिजली के ऊंचाई को माना है। तो इस प्रकार से बिजली के खंभे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 25√3 मीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कह रहा है कि एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है से किसी वृत्त के कितने व्यास गुजर सकते हैं। तो कितने व्यास गुजर सकते हैं ए, मान लीजिए ये वृत्त है, अब यह केंद्र तो बीच में रहता है, अब अलग कोई बिंदु है उससे कितने मतलब कि व्यास गुजर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3 की घात है। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितना है 5, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर का मतलब कि एक ही प्रकार की चर राशि जो है उस ऑप्शन में दिया होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर x y c 3 चर में है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है। तो ये 3 चर में है, ये 2 चर में है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यह 1 चर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x के पावर 3 में एक्स क्यू का गुणांक बताइए। तो देखिए एक्स क्यू यहाँ पे, एक्स क्यू के आगे बताइए कि कौन सा अंक छिपा हुआ है तो ए। तो इस प्रकार से एक्स क्यू का गुणांक हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। अब कह रहा है किसी वृत्त के, और मान लीजिए ये वृत्त है, कह रहा है कि इसके परिधि के किसी बिंदु से, तो मान लीजिए एक यहाँ पे हमने बिंदु लिया और यह व्यास है, व्यास नहीं यह बिंदु है केंद्र।
अब इस बिंदु से केंद्र से होते हुए अगर एक लाइन खींचते हैं तो एक ही तो व्यास खींच सकते हैं एक बिंदु से, तो इसलिए इसका जो है राइट आंसर होगा एक। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का होता है। अब देखिए ये मान लीजिए वृत्त है, यह उसका केंद्र है, यहां से इसके चाप द्वारा फिर इसी से केंद्र परिधि पर, तो परिधि पर जितना डिग्री का कोण बनेगा उसके दुगुना जो होता है केंद्र पर कोण बनता है, अर्थात थीटा यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे 2 थीटा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दुगुना। अर्धवृत्त का कोण कितने अंशों का होता है, कितने अंशों का मतलब कि कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। ये वृत्त है, यह व्यास जब खींचेंगे तो ये आधा वृत्त हो गया, यह आधा वृत्त, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है हमेशा समकोण होता है अर्थात 90 डिग्री का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, तो देखिए इसमें से जिस ऑप्शन में अधिकतम घात 3 दिया होगा वही त्रिघात बहुपद होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है x का अधिकतम घात 3, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1 पर बहुपद 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान होगा, तो x का वैल्यू का है 1 लेने पर, तो 5x² माइनस 3x प्लस 7 दिया हुआ है यह बहुपद। अब जहां जहां x होगा वहां वहां हम 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने x की जगह पर 1 रखेंगे प्लस 4। अब देखिए 5 गुने 1 माइनस 3 एकम 3 प्लस 4, 5 एकम 5 माइनस 3 प्लस 4। अब 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 माइनस 3 बराबर में कितना आएगा 9। यह ऑप्शन नंबर डी में दिया है जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो देखिए बहुपद के लिए यह सूत्र होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x² जेम खाते में लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस, शून्यकों का योगफल जो है वह दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यह x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -10। अब देखिए यह x² हो गया, माइनस 3 में x से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस, और 10 है तो 10। अब देखिए कि किस ऑप्शन में x² माइनस 3x माइनस 10 दिया हुआ है, तो यह ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर हो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे यह जो है चतुर्भुज है और यह जो है इसके चारों शीर्ष जो है यह क्या है वृत्त पर है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितने अंशों का होता है, यानी ये जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है हमेशा 180 डिग्री का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके अंतर्गत खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए यह जो है एक वृत्त है और कहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर में। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 220, या आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 220 बट्टा में पाई। अगर इसे हम काटेंगे तो 220 बट्टा 22 बट्टा 7, या आर स्क्वायर बराबर 220 गुने 7 बट्टा में क्या हो जाएगा 22। अब देखिए इसे काटेंगे तो 22 दहिया के 220 और 10 सत्ते 70, तो अब आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर 10 सत्ते 70, तो इसलिए केवल आर बराबर हो जाएगा √70। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, हमने यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा जा रहा है, तो मान लीजिए यह एक वर्ग है,
जब ये वर्ग खींचा जाएगा तो यह वृत्त का केंद्र था, यहां से इसको मिलाएंगे तो यह वृत्त का व्यास कहलाएगा और वर्ग का क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। अब देखिए, अगर वृत्त का हम व्यास देखते हैं, वृत्त का व्यास, तो व्यास हो जाएगा, हम जानते हैं 2r, तो 2 गुने r का वैल्यू कितना है, √70, तो 2√70 हो गया। अब जो ये वृत्त का व्यास है यही होगा वर्ग का विकर्ण, अर्थात वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा वृत्त का व्यास, यह होगा। अब बतलाइए वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो √2 इंटू ए, और वृत्त का व्यास जो है यहां पर दिया हुआ है 2√70, तो इसलिए ए का वैल्यू निकालेंगे तो 2√70 बटा में √2 होगा। अब देखिए √2 से 2 कटेगा √2 बार में, तो √2 में 70 से गुना करेंगे तो रूट में कितना होगा, 140, क्योंकि यह भी रूट में है और यह भी रूट में है। तो आपको पता चल गया इस ए के माध्यम से कि वर्ग की भुजा कितना हो गया, √140। अब आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे √140 का हम करेंगे स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 140, और यही जो होगा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। अब देखिए कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, तो 2 पाई आर थीटा बटा 360, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यह जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्यक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इसका बहुत ही हम आसान कंसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 2x² + 5x - 12। अब इसका डायरेक्ट कैसे हम इसका शून्यक निकालेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे। अब 2 से -12 में गुना करेंगे, -24 आएगा। अब आपको सोचना है कि इसे ऐसे 2 अंक में तोड़ना है कि गुना करे तो -24 आए और घटाएं तब जाकर के आए प्लस में 5। तो ऐसे 2 अंक आप अपने मन में सोचे। तो हमने सोचा 8 तिरका 24, 8 तिरका क्या होता है, 24 होता है। अब देखिए वैल्यू आपको जो है यहाँ पर देखिए प्लस में लाना है, तो बड़ा वाले में प्लस और छोटा वाले में जो माइनस देंगे तो वैल्यू प्लस में आएगा। अब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ गया, 8 तिरका कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए शून्यक जब भी आपको बतलाना हो तो जो साइन यहाँ पर दिया गया रहता है उसका अपोजिट साइन लिखते हैं। यानी ये +8 दिया है तो क्या लिखेंगे, -8। ये -3 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, प्लस में 3। अब देखिए, अब देखना है कि x² के आगे जो गुणांक दिया हुआ है वह कौन सा अंक है। जो अंक दिया रहता है उससे क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। तो -8 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए 2 से 8 में भाग लगाएंगे, 2 चौका 8, इसमें भाग नहीं रहेगा, अर्थात -4 और 3/2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो चलिए आप उस ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में -4 और 3/2 दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 4 - 3x का 2 चरों वाले समीकरण रूप बताएं क्या होगा। तो देखिए 4 - 3x दिया हुआ है, आपको 2 चर में समीकरण लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो -3x
प्लस 0 इंटू वाई लिख देंगे, प्लस में 4 बराबर में 0। तो देखिए तो यहाँ पे दो चर में यह रैखिक समीकरण हो गया। तो देखिए यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो -3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 4 बराबर 0 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसलिए यह आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल है। तो मेरे प्यार बच्चों, के लिए इसका हम बहुत ही आसान टेक्निक समझते हैं कि कैसे हम x और y का मान निकालते हैं। तो देखिए, ये पहले दोनों समीकरण को आप लिख लें। 2x प्लस 3y बराबर दिया है 11 और एक दिया है 2x माइनस 4y बराबर में -24। अब देखिए, जब भी आपको x और y का मान निकालने को कहे तो x के लिए आपको फॉर्मूला यह रखना है r बटा अल्फा, और y के लिए आपको लिखना है अल्फा बटा अल्फा। देखिए, ये कोई सूत्र नहीं है, यह जो मैंने यहाँ पे संकेत लिखा है यह गुना करने का तरीका है। अब आप इस संकेत के माध्यम से गुना करेंगे, आपका x का मान और y का मान निकल जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि कैसे गुना करेंगे। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको निकालना है, यहां पर r बना है। x का जब मान निकालना हो तो x वाला को छोड़ देना है। अब शेष यह जो 2 बचा हुआ है इसमें आपको r की तरह गुना कर, तो देखिए इस तरीके से गुना कर। तो पहले 3 गुना माइनस में क्या हो जाएगा 24, इस साइड से गुना कर लिए, फिर यहाँ पे बीच में माइनस देना है। अब -4 से 11 में गुना करेंगे। उसके बाद क्या करना है, अल्फा के लिए आपको इसमें से गुना करना है। अल्फा के लिए आपको देखिए कैसे गुना करना है, अल्फा के लिए इस तरीके से गुना करेंगे। तो अल्फा का साइन जो यहाँ पे दिया गया है तो इस तरीके से इसमें गुना करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, 3 से 2 में पहले गुना करेंगे तो 3 गुना 2, फिर यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो 3 गुना 2 हो गया। अब 2 में -4 से गुना करेंगे तो 2 गुने -4। अब देखिए कैलकुलेशन इसका कीजिए, 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72, तो माइनस में 72, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 चौका 44 बटा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 72 में से 44 घटाइए, 12 में से 4 जाएगा 8 और 6 में से 4 जाएगा 2 और ये माइनस है तो माइनस, क्योंकि बड़े वाले में से हमने छोटा को घटाया है। और 6 8 14। अब देखिए इसको काटेंगे तो आ गया -2। इसका मतलब x का वैल्यू आपका आएगा -2। उसी प्रकार से अब y का देखेंगे। y के लिए यही मतलब कि संकेत के अनुसार आपको गुना करना है। अब देखिए y का मान जब निकालना हो तो y वाला छोड़ देना है, x वाला और अचर संख्या वाला में गुना करना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 11 से 2 में गुना करेंगे तो 11 गुना 2 माइनस 2 से -24 में गुना करेंगे तो 2 गुना -24 बटा। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फा लिखा हुआ है सेम वही अल्फा का संकेत यहाँ पर भी है, तो इसलिए आपको यहाँ के लिए नहीं सोचना है, सेम जो यहाँ पर नीचे लिखा गया वही यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3 गुना 2 माइनस, फिर यहाँ पे 2 गुना माइनस में 4 लिख लें। अब देखिए 11 दूना 22 माइनस माइनस प्लस 24 दूनी 48 बटा में ये 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8। 22 और 48 जोड़ेंगे तो यह होगा 70 और 6 8 जोड़ेंगे तो यह होगा 14। अब देखिए 14 पचे 70। तो देखिए इस प्रकार से y का यह मान हो गया 5 और x का मान आ गया -2। अब चलिए देखते हैं कि यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 5, तो यह आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के
अनगिनत हल होंगे। तो देखिए पहले आप समीकरण लिख लें, 4x प्लस के वाई बराबर में दिया है 6 और एक है 2x माइनस 4y बराबर में दिया है 3। अनगिनत हल होने के लिए आप जानते हैं कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और इक्वल टू c1 बटा c2 होता है। अब आपको k का मान निकालना है, तो कोई भी दो मन करे तो इस दोनों में गुना करके वैल्यू निकाल ले, या मन करे तो इस दोनों से वैल्यू निकाल ले। तो a1 बटा a2, तो देखिए a1 का मान हो जाएगा 4 और a2 का मान हो जाएगा 2 बराबर b1 के जगह पर k होगा और b2 के जगह पर माइनस में 4 होगा। अब देखिए इस प्रकार से यहां पे 4 2 से ही कटेगा, 2 दूना 4, तो k एकम k हो जाएगा और माइनस 4 में 2 से गुना करेंगे माइनस में 8। तो इस प्रकार से k का वैल्यू आ गया माइनस में 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है। इस चाप के कोण का माप डिग्री में बतलाएं कि क्या होगा। अब देखिए आप जानते हैं कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। अब देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी इसके जगह पर लिखेंगे 10 पाई सेंटीमीटर दिया है तो वैसा ही छोड़ देते हैं, केवल 10 पाई लिखेंगे बराबर थीटा, थीटा ज्यों का त्यों लिखेंगे, 360 डिग्री ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुना 2 गुना पाई गुना आर। आर के जगह पर देखिए क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए इसको काटेंगे, 12 दिया है, 2 से पहले देखिए 2 बचे 10 और इस पाई से यह पाई कट गया, उसके बाद से यहां पर देखेंगे तो 12 तिया 36, 30 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे थीटा, यहाँ पे 5 बच गया और यहाँ पर ये थीटा है और नीचे में ये 30 डिग्री बचा। तो अगर इधर बाटा में अपना मन से अगर एक दे दे तो दोनों साइड बाटा में हो गया, थीटा से एक में गुना करेंगे तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री में 5 से गुना करेंगे 30 बटे 150 हो जाएगा। इस प्रकार से थीटा का मान कितना आएगा, तो 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा होगी। अब देखिए मान लीजिए कि यह एक तार है, यह एक तार है। अब गौर है सबसे पहले कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाना। एक हमने ये वृत्त बनाया और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वह है 28 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू कितना है 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फिर इसी वृत्त को पुनः जो है एक वर्ग के रूप में बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस तार की लंबाई निकालेंगे। तार की लंबाई का मतलब हो जाएगा, तार की जो लंबाई होगी वह वृत्त की परिधि के बराबर होगी। अब बताइए वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 है तो 2 पाई के जगह पर 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया है 28। तो इस प्रकार से 7 2 का 28, 4 दूनी 8 और 22 अठे 176, 176 सेंटीमीटर जो है तार की लंबाई होगी। अब ये बताइए जितनी तार की लंबाई है उसी तार से तो फिर ये वर्ग बनाया गया है। अब बताइए कि तार की लंबाई जो होगी वह वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तार की लंबाई कितना आ गया, तो 176 सेंटीमीटर, और वर्ग का परिमाप कितना होता है, तो 4 गुने भुजा। तो इसलिए वर्ग की
भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा को हम ए से भी सूचित करते हैं, तो कितना हो जाएगा 176 बट्टा में 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 44 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि वर्ग की भुजा कितनी होगी, तो 44 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त की द्वित्रिज्या जिसका कोण थीटा है का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको बतलाना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो है कितना होता है, इस ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शंस नंबर जो डी दिया है, डी में दिया है कि थीटा बटा 720 गुने 2 पाई r² अब देखिए तो 2 से 720 को 360 बार में काट देंगे, तो इस प्रकार से थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई r², यही तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, जो ऑप्शन डी से आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो बताएंगे इसमें के का मान क्या होगा। तो सबसे पहले x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अद्वितीय हल होने के लिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू क्या होता है, b1 बटा b2। अब देखिए a1 के जगह पर क्या होगा 1, a2 के जगह पर क्या होगा 3, नॉट इक्वल टू का साइन देंगे, b1 के जगह पर माइनस में 2 लिखेंगे और b2 के जगह पर क्या है k। अब k से 1 में गुना करेंगे तो क्या आएगा k, नॉट इक्वल टू 3 में -2 से गुना करेंगे -6। इस प्रकार से k का वैल्यू आ गया -6 के बराबर k नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समीकरण 2x बराबर माइनस में 5y में ए बी और सी का मान बताएं कि क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए इसे अरेंज करेंगे, 2x बराबर -5y दिया है, तो 2x -5y बराबर के साइड में आएगा तो +5y प्लस में c इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब आपसे पूछा है ए बी और सी का मान, तो देखिए यह होगा ए का मान, यह होगा बी का मान और सी के जगह पर कुछ नहीं, यानी क्या हो जाएगा सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हो गया 2, बी का वैल्यू हो गया 5 और सी का वैल्यू हो गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन विकल्प सत्य है, y बराबर 3x प्लस 5 का। तो देखिए इसमें पूछा है कि एक इसका एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहले देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये समझेंगे कि पहिया कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। तो हमने एक पहिया बनाया जो कि यह वृत्ताकार है, इसका व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इस पहिया की त्रिज्या निकालेंगे, आर का वैल्यू निकालेंगे। तो क्योंकि डी बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, तो इसलिए पहिए की जो त्रिज्या होगी वह हो जाएगी d/2, यानी 40/2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले ये हम निकालेंगे कि ये पहिया जो है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेंगे। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। अब बतलाइए वृत्त की परिधि कितना होता है, तो 2 पाई r। अब 2 है तो 2 पाई की जगह पर हम लिखेंगे 22/7 और r का वैल्यू कितना निकल करके आया है, तो 20 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गई 2 गुने 22/7 गुने 20 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या कि
कहा है कि कुल दूरी तय कर रहा है कितना, 176 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर में इसे चेंज करेंगे 176 मीटर को, तो 176 गुने 100 इतना सेंटीमीटर अभी कहलाएगा जब सेंटीमीटर में बोलेंगे। तो चक्कर पूछा है कि 176 मीटर की दूरी तय करना हो तो इस पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चक्करों की संख्या, देखिए यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखिए कुल दूरी कितना है, तो 176 गुने 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे। एक चक्कर में तय की गई दूरी यहाँ पे हमने लाया है 2 गुने 22/7 गुने 20 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर से सबसे पहले सेंटीमीटर को काट देंगे। अब यहां पर देखिए 176 गुने 100 बटा 2 गुने 22 गुने 20, और ये जो बाटा में साथ है ये ऊपर ले जाकर के लिख देंगे। अब इसको कटाएंगे, 22 से काटेंगे 176 को तो 22 अठे 176, 20 से 100 को काटेंगे 20 बचे 100, 2 से 8 को काटेंगे 2 चौका 8। अब देखिए क्या क्या बचा, तो 4 5 और 7, 4 पते 20, 20 सत्ते 140। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पहिया होगा 176 मीटर की दूरी तय करने में 140 चक्कर लगाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। देखिए एक यह बेलन है और एक यह शंकु है। क्वेश्चन में कहा है कि बेलन का आधार और शंकु का आधार दोनों क्या है, एक समान है। इसका मतलब कि इसका आर और इसका भी आर दोनों एक समान होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में कहा है कि आधार सेम है और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी सेम है, ऊंचाई भी सेम है, यह h और यह h आपस में बराबर है। तो यहां से देखिए यह हो गया बेलन का आयतन और यह हो गया शंकु का आयतन। अब पाई आर स्क्वायर, इसमें का पाई आर स्क्वायर यह सेम सेम है, कट जाएगा। ऊंचाई दोनों का एक समान है इसलिए h और h भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1। तो 1 बराबर 1/3। आपसे अनुपातिक मान पूछा हुआ है तो 3:1। देखिए 3 से 1 में गुना करेंगे 3, 1 है 1, अनुपातिक मान पूछा है तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो आयतन होगा। ये शंकु है और इसमें कहा है कि आधार की त्रिज्या है r और इसकी ऊंचाई है h, तो इसका आयतन पूछा है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, यहाँ पर लिखा है 1/3 पाई आर एच। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन निम्नलिखित में कौन एक समीकरण x - 2y = 4 के हल है। x - 2y = 4 के हल है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो ऑप्शंस रह करके हम LHS और RHS बराबर करेंगे। अब यहाँ पे सोचना है कि x का क्या मान लें और y का मान क्या रखें कि LHS और RHS दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो देखिए x के जगह पर यदि हम 4 लेते हैं, -2 है तो 2, और y के जगह पर 0 रखते हैं, तो देखिए बराबर में 4, 4 के 4 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस है बराबर 4। तो देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4,
और इधर 4 है, अर्थात LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी आपका जो है 4 और 0 समीकरण में रखने पर मान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx+c बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे जबकि, तो देखिए जब भी वास्तविक और असमान कहेगा तो डी का मान जो होगा वह 0 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2x² का शून्य कौन है। तो देखिए 4 माइनस 1/2x² का शून्य कौन है पूछा है, तो इतना के बराबर 0 लिखेंगे। अब देखिए 4 है तो 4 माइनस 1/2x² को बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो 1/2x² हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, x² में 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, ये बराबर है तो बराबर। तो इसलिए x का वैल्यू स्क्वायर बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो जो संख्या रहता है उसके ऊपर रूट हो जाता है। अब इसका गुणनखंड करें तो 8 के लिए 4 दूनी 8। अब देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इस पर रूट ज्यों का त्यों रह जाएगा। इस प्रकार से x का मान कितना आएगा 2√2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए घन का विकर्ण जो है दिया हुआ है कितना 6√3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 इंटू ए बराबर 6√3 सेंटीमीटर। √3 से ये √3 कट जाएगा तो ए का वैल्यू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए घन का आपसे पूछा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो 6 गुने ए के जगह पर 6 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 गुने 6 का स्क्वायर 36, 36 कितना होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा यह इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए यह मान लीजिए कि गोला है, पहले जो है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं 1 है, अब इसकी त्रिज्या जो है 3 गुनी हो जाती है। तो कह रहा है कि अब बताइए कि इससे इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन कहे तो देखिए गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका भी है तो 4/3 पाई बड़ा आर का क्या कर देंगे क्यूब। देखिए तो ये सेम सेम है तो कट गया। यहाँ पर आर का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब बराबर, यहाँ पे आर की जगह पर 3 गुना है तो 3 लिख देंगे, 3 का क्यूब करिए तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। इस 1 से कई गुना है ये तो 27 गुना है। तो इस प्रकार से अगर किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो उसका आयतन जो होता है वो 27 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है घनाभ में संलग्न फलक का क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक और 6 वर्ग मात्रक है तो घनाभ का आयतन निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए मान लेंगे कि माना कि LB बराबर हो जाएगा 3, BH बराबर हो गया 4 और LH बराबर हो जाएगा 6। तो इसलिए LB गुने BH गुने LH बराबर 3 गुने 4 गुने 6। अब देखिए L में गुना करेंगे L², B में गुना करेंगे B², H में गुना करेंगे H² बराबर 4 3 12 12 6 72। या हम जानते हैं कि घनाभ का जो आयतन होता है LBH होता है, तो LBH लिख करके ऐसा हम स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर में 72। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, यहां से करेंगे क्या, अब यहां पर हम लिख रहे हैं LBH को हम V से सूचित कर सकते हैं,
क्योंकि घनाभ का आयतन को भी से सूचित करते हैं। अब भी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 72, या भी बराबर 72 है, स्क्वायर बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब 72 को अगर हम तोड़ेंगे तो 36 गुना 2, 36 दूनी 72, 36 का वर्गमूल निकलेगा तो 6, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये ज्यों करते हैं रूट में रहेगा, तो 6√2 हो गया। तो हमसे यही तो पूछा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो 6√2 घन मात्रक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि मूल 3 और -3 हो तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है x² - 9 बराबर 0, या x² बराबर कितना हो जाएगा 9, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा √9, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो +-3, तो इसलिए +3 -3, अर्थात x² - 9 का शून्यक होगा 3 और -3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण r(x² - qx + p = 0 में d = 0 हो तो मूल अल्फा का मान निम्नलिखित में क्या होगा। तो देखिए r(x² - qx + p बराबर दिया है 0। क्वेश्चन में कहा है कि d का मान क्या है, जो है 0 के बराबर है। जब भी d का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो x यानी शून्य का मान निकलता है, तो अल्फा बीटा दोनों एक समान होता है। तो x का मान निकालने के लिए डायरेक्ट हम सूत्र का प्रयोग करते हैं -b/2a। अब देखिए तो इस क्वेश्चन से तुलना करें, इस क्वेश्चन से तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह a का मान होगा, यह b का मान होगा और यह c का मान होगा। तो माइनस सूत्र में है तो माइनस लिख दीजिए, b के जगह पर कितना लिखेंगे माइनस में q, और 2 है तो 2, और a के जगह पर कितना लिखेंगे r। अब देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q का q, और 2 में r से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r। अब देखिए q/2r, यही जो है अल्फा का मान होगा और यही जो है बीटा का भी मान होगा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों का मान एक समान होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 में d = 0 हो तो मूल बीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो देखिए cx² - bx + a बराबर दिया है 0, d बराबर कहा है 0 है, तो इसलिए x का मान निकालना हो तो -b/2a, इसका सूत्र लगाएंगे। अब देखिए माइनस b है तो माइनस के सूत्र में तो देव का तेव लिखेंगे, और b का मान यहाँ पर देखिए x का गुना b का मान बताता है तो माइनस में b, अब बाटा ये 2 है तो 2, और a का वैल्यू जो होगा x² का गुणांक है जो होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है a का वैल्यू c। अब देखिए माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, b तब हो जाएगा और 2 से c में गुना करेंगे 2c हो गया। तो इस प्रकार से जब भी d का मान जब 0 के बराबर होता है तो अल्फा और बीटा दोनों का मान एक समान होता है, तो इसलिए ये b/2c जो है यह अल्फा और यही जो है बीटा का मान होगा, दोनों आपस में बराबर। तो हमसे पूछा है बीटा का मान कितना होगा, तो b/2c जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि मूलों का योगफल 6 और गुणनफल -16 हो तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है 6, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -16, तो आपसे पूछा है बहुपद। तो आप जानते हैं कि बहुपद लिखने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर x² देव का तुम लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है 6, इसके बाद x प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस में 16। अब यहाँ पे x² माइनस में 6x प्लस में माइनस से गुना करेंगे -16। अब देखिए आपसे पूछा गया, यह तो सिर्फ बहुपद आया, आपसे पूछा हुआ है समीकरण। तो देखिए समीकरण जब भी पूछता है तो समीकरण में LHS और RHS दोनों होता है, तो जो बहुपद आया है इसके बराबर आप लिख देंगे जब 0
तो यह हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। देखेंगे कि अब किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर वह जो है बी में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट। कह रहा है कि घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है, तो इसका आयतन भी के बराबर होगा। आपसे आयतन पूछा हुआ है, तो देखिए एल बी, माना कि एल बी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर, बी एच बराबर हो गया वाई स्क्वायर और एल एच बराबर हो गया जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या एल बी एच का स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। एल बी एच घनाभ का आयतन होता है, तो घनाभ के आयतन को हम सूचित करते हैं भी से, तो भी बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड के बराबर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न जो है आपको समझ में आ गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर यस लिखेंगे। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो के साथ में लेकर के आऊंगा।